बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का फुल कोर्स सीरीज़ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट। चले, लिखा है कि आपके पास वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैल्यू है वो 4.2 जूल पर डिग्री पर ग्राम है। आप लोगों ने इसकी मोलर हीट कैपेसिटी वैल्यू फाइंड करनी है और ये प्रोसेस जो है एट कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है। हमारे पास जो मोलर हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला है, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे करोगे तो कैपिटल CP हमारे पास बराबर होगा M और CP के। यहाँ पे M हमारे पास मोलर मास है और छोटा जो CP है ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। तो चले, हमने मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो मोलर मास वाटर का आपके पास 18 ग्राम पर मोल होगा, तो 18 मल्टीप्लाई और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो 4.2 होती है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो आंसर आने वाला है वो 75.6 जूल पर डिग्री पर मोल आप लोगों के पास आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट में लिखा है कि इसमें से आपके पास एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज का कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। वी नो डेट एंथैल्पी चेंज का जो फार्मूला है डेल्टा H हमारे पास बराबर होता है डेल्टा E के प्लस डेल्टा PV के बराबर होता है। एंड वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होगा। तो यहाँ पे मैं PV की जगह पे अगर nRT पुट कर दूँ तो डेल्टा H हमारे पास बराबर होगा डेल्टा E के प्लस चेंज इन N, गैसेज है तो चेंज इन Ng और RT हो जाएगा। चले, अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर देना है, डेल्टा N की वैल्यू कैलकुलेट करना है। डेल्टा N हमारे पास बराबर होगा डेल्टा Ng बराबर होगा प्रोडक्ट के मोल्स और प्रोडक्ट के हमारे पास 1 मोल है, तो प्रोडक्ट मोल्स माइनस रिएक्टेंट के हमारे पास 1.5 मोल है। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल ये हो गया और हाफ मोल जो है वो ये हो गया, तो रिएक्टेंट के 1.5 मोल है। तो मेरे पास जो डेल्टा N का आंसर आएगा वो -0.5 आएगा, -0.5। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो डेल्टा H बराबर होगा डेल्टा E के और N जो है वो -0.5 RT। चले, आप ज़रा यहाँ पे सोचें कि डेल्टा E से जो है आप ये वैल्यू माइनस करोगे, डेल्टा E से ये वैल्यू माइनस करोगे तो तब जाके वो डेल्टा H के बराबर होगा। लेकिन अगर आप ये वैल्यू अगर माइनस ना करें तो फिर हमारे पास अगर अकेले अकेले का रिलेशनशिप आप बताना चाहते हो तो डेल्टा E की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली डेल्टा H से इस केस में ज़्यादा आएगी। चले, आपको लिखा है कि फाइंड CP माइनस CV, मीन्स छोटा CP माइनस CV जो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने देनी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। वी नो दैट हमारे पास एक रिलेशन होगा कि कैपिटल CP माइनस CV बराबर होता है R के बराबर होता है आइडियल गैस इक्वेशन के। और यहाँ पे अगर मैं CP लिखूँ तो कैपिटल CP बराबर होगा M CP के और कैपिटल CV जो मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो बराबर होगा M एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये आ जाएगा M CP माइनस M CV। ये ऊपर वाले मोलर हीट कैपेसिटी है, नीचे वाले जो है ये CP और CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास R के बराबर आ जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो M कॉमन है, तो ये हो जाएगा CP माइनस CV इज इक्वल टू R और हम लोगों ने तो ये कैलकुलेट कर देना है, तो CP माइनस CV R डिवाइडेड बाय M और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारे पास, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 है, तो ऑप्शन आएगा R डिवाइडेड बाय 44। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट कर देने हैं। आपके पास सारे क्वांटम नंबर गिवन है। अब आपको गिवन है कि n की वैल्यू जो है वो 3 है,
तो चले n की वैल्यू 3 है, इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में मौजूद है, और L की वैल्यू जो है वो 2 है। तो S के लिए हमारे पास L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 होती है और D के लिए जो है वो 2 होती है। तो इसका मतलब है कि 3D की बात कर रहा है, 3D ऑर्बिटल है। तो 3D में हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। और इनमें से अगर मैं M की वैल्यू लिखना चाहूँ तो यहाँ पे -2, -1, 0, +1 और +2 हर एक ऑर्बिटल के लिए अपना एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू होगा। तो अब आपको बताया है ना कि M की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो -1 है। मीन स्पेसिफिकली इस एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, एक ऑर्बिटल की। और एक ऑर्बिटल में तो टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो ऑपोजिट होता है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे बताया है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो सिंपल एक इलेक्ट्रॉन आपको बताया है 1/2। तो अगर मुझे S की वैल्यू गिवन नहीं होती तो फिर टोटल इलेक्ट्रॉन 2 होते, लेकिन S की वैल्यू जो है वो गिवन है, मीन सिंगल एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ चले कैल्शियम फ्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारे पास x है, हमने Ksp वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर देनी है। तो हम इसको पहले डिसोसिएट कर देते हैं कि ये हमारे पास बराबर हो जाएगा कैल्शियम +2 और 2 जो है वो फ्लोराइड आयन बनेंगे। चले अब यहाँ पे आपके पास जो डिसोसिएशन हो रही है वो 1:1:2 के साथ हो रही है। अब आपको गिवन है ना कि CaF2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो x है फॉर एग्जांपल। तो यार अगर इसकी सॉल्युबिलिटी x है तो इसकी जो है वो भी x हो जाएगी और ये जो है वो 2x हो जाएगा। और हम Ksp कैसे लिखते हैं, Ksp बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम +2 और फ्लोराइड आयन, और 2 जो है वो मैं इसके ऊपर लिखूंगा। चले अब मुझे पता चल गया कि इसकी सॉल्युबिलिटी अगर x है तो वो जो है 2x हो जाएगा, तो 2x²। सो x और यहाँ पे 4x², तो द नेट आंसर इज 4x³ आ जाएगा। सो Ksp जो है वो इसके लिए हमारे पास 4x³ होती है। अच्छा, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म वो कनेक्टेड होते हैं किस बॉन्ड के थ्रू? अगर मैं एसीटोन को चेक करूं तो एसीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप और यहाँ पर भी कार्बोनाइल कार्बन के साथ CH3 और CH3, सो दिस इज एसीटोन। और क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म में एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन अटैच होते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कनेक्टेड होगा तो हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन दोनों साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, तब जाके आप उसको हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दे सकते हैं। बट हाइड्रोजन के इस साइड पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बट यार यहाँ पे जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है। सो जिसकी वजह से ये वाला कार्बन जो क्लोरोफॉर्म का कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। सो जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। जितना न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बढ़ेगी। तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बराबर होगी। तो दैट्स वाई ये वाला जो बॉन्ड एनर्जी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के रेंज में आ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। The number of particle in 1 unit cell of sample cubic, तो सैंपल क्यूबिक में आप लोगों ने एक पार्टिकल लेना है, एक यूनिट सेल लेना है, और सैंपल क्यूबिक वो होगा जिसमें पार्टिकल जो है वो सिंपल कॉर्नर पर अटैच होते हैं, दिस इज कॉल्ड सैंपल क्यूबिक। अब आपको बताया है
कि पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कार्नर पर अटैच होंगे। अब आपको बताया है कि आप लोगों ने एक यूनिट सेल ले लिया, तो एक यूनिट सेल में टोटल कितने पार्टिकल्स होंगे। ये वाली बात याद रखिए कि अगर हम इस यूनिट सेल को पूरे क्रिस्टल में स्टडी करें तो इस कार्नर का जो पार्टिकल होगा ना, कार्नर पार्टिकल, तो कार्नर का जो पार्टिकल है वो एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टेड विद 8 यूनिट सेल। ये आप लोगों के पास एक्चुअली 8 यूनिट सेल के साथ कनेक्टेड होता है। कार्नर का जो पार्ट होगा 8 यूनिट सेल के साथ कनेक्टेड होगा। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस कार्नर का ये वाला पार्टिकल इस एक यूनिट सेल के साथ इसने कितना पार्ट शेयर किया है, तो आप मुझे कहोगे कि यार इसने 1/8 पार्ट को शेयर किया है। इस कार्नर ने 1/8 पार्ट को शेयर किया है। सब कार्नर वाला जो पार्टिकल होगा एक यूनिट सेल में उसने 1/8 पार्ट को शेयर किया होगा। तो सबको आप लोग कंबाइन करें। 1/8 को अगर आप 8 टाइम लिख लोगे ना, 1/8 को अगर आप 8 टाइम लिख लोगे और फिर इसका एलसीएम लोगे तो 8 ऊपर से भी 8 आ जाएगा, कैंसल, हमारे पास 1 होगा। तो टोटल सिंपल क्यूबिक में जो नंबर ऑफ पार्टिकल की तादाद होगी वो ओनली 1 पार्टिकल प्रेजेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म बेसिक सोल्यूशन। इसमें बेसिक सोल्यूशन मीन जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 हो। तो हम जो एसिडिक बफर की बात करते हैं, एसिडिक बफर में हम कहते हैं कि लाइक वीक एसिड होगा, कार्बोनिक एसिड हमारे पास एक वीक एसिड है, और उसका साल्ट, तो उसका साल्ट के ग्रुप फर्स्ट का कोई भी मेटल लगा दे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, तो इसके कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एसिडिक बफर। अच्छा, अब ओवरऑल इसका अगर आप पीएच देखें तो वो लेस देन 7 होगा, लेकिन एसिडिक बफर का जो साल्ट वाला पोर्शन होता है एक्चुअली इसमें बेसिक वाली प्रॉपर्टी होती है। इसका जो पीएच आप अकेला देखोगे तो वो ग्रेटर देन 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड। हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूलरिटी को हम थ्योरेटिकली फाइंड करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास जो मेथड है, ग्राफिकल मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंशियल मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, हाफ लाइफ मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, ओसवर्ड मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सारे जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसके थ्रू हम एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। डे स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमारे पास जो स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, सो स्लो स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेट हमारे पास वो मॉलिक्यूल होगा जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, और मैग्नेट को अट्रैक्ट करने के लिए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो ये फिर मैग्नेट को रिस्पॉन्स देगा, मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे अपने पास ये वाली बात याद रखिए कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन आते हो तो ऑड ये डायरेक्ट आप बता दें कि ये पैरामैग्नेट होगा, ये मॉलिक्यूल मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इवन आते हो, इवन इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमारे पास फिर जो है वो डाईमैग्नेट होगा, वो मैग्नेट को रिस्पॉन्स नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्ट 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 16 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास इवन इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह अगर आप ऑक्सीजन में देखें, लेकिन 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक होता है। तो चले, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 14 है, तो ये तो इवन है। अच्छा, बी नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 15 है, ऑड है, तो दिस वन इज पैरामैग्नेट। ऑक्सीजन टोटल इलेक्ट्रॉन 16 और -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आए हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने ऐड कर देने हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 18 हो जाते हैं।
और कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, और 1 का -1 मीन एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो वो आप लोगों ने ऐड कर देना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 14। तो बाकी सारे के सारे वो इवन है, बाकी सारे के सारे डायमैग्नेटिक है। सिर्फ जो है वो NO जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, वो मेरे पास पैरामैग्नेट इन नेचर होगा। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, आपको एक मॉलिक्यूल गिवन है, उसमें आप लोगों ने सिग्मा बॉन्ड जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए अपने पास शॉर्टकट नोट कर दे, n-1 से आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और n हमारे पास क्या होगा, वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। n जो है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। सो इस मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है और 8 जो है वो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे पास यहाँ पे 12 है। सो 12 - 1, तो इस मॉलिक्यूल में टोटल आपके पास 11 जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स बने होंगे, 11 सिग्मा बॉन्ड इसमें बने होंगे। अच्छा, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल, तो सल्फेट आयन है, हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक शॉर्ट ट्रिक्स होगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैलकुलेट करने के लिए। बट अगर आपके पास इनऑर्गेनिक आयन हो, लाइक सल्फेट हो, लाइक फॉस्फेट हो, ठीक है, कार्बोनेट हो, तो सल्फर इस टाइम जो है वो सेंट्रल एटम का रोल प्ले कर रही है। तो अगर इनऑर्गेनिक आयन हो तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, कि उसके सराउंडिंग में कितने एटम है। तो सल्फर इज अ सेंट्रल एटम, बट उसके सराउंडिंग में हमारे पास 4 ऑक्सीजन मौजूद है, तो इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ओके, बॉयल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप है, और वो हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे फाइंड करते हैं। अच्छा, बॉयल्स लॉ के आपके पास 3 ग्राफ्स होंगे। पहला ग्राफ हाइपरबोला आएगा, दूसरा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है, एंड एक और ग्राफ जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ सकता है। तो हाइपरबोला उस केस में होगा जब आप प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम, मीन सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप ले रहे हो ना, प्रेशर और वॉल्यूम अगर आप इसमें उसका रिलेशनशिप ले रहे हो तो फिर वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, और इसका ग्राफ जो है वो फिर हाइपरबोला आएगा। बट अगर आप प्रेशर और 1/v के दरमियान रिलेशनशिप बता रहे हो तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/v, मीन इसको आप लोगों ने पूरा एक वेरिएबल कंसिडर कर लिया, तो फिर इसका जो ग्राफ होगा वो डायरेक्ट मीन स्ट्रेट लाइन आएगा। और यहां पे इसका जो ग्राफ है PV इज इक्वल टू K, तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। तो एक्चुअली ये तीनों ग्राफ जो है बॉयल्स लॉ के हैं, बट हर एक के लिए अपना अपना एक कंडीशन होगा। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में बताया है कि बॉयल्स लॉ, ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, is directly proportional to 1/v, okay, directly proportional to 1/v मीन ये वाला केस एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका जो ग्राफ आ रहा है वो आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। वैल्यू ऑफ Kc, जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kc की वैल्यू 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इनवर्सली और एंडोथर्मिक के लिए डायरेक्टली, और मूड ऑफ रिएक्शन पर भी डिपेंड करती है। तो बोथ पे डिपेंड करेगी। मूड ऑफ रिएक्शन का अलग से एक MCQs इस पे होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी लोन पेयर प्रेजेंट, आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इंटर हेलोजन है IF7, इसमें आप लोगों ने सेंट्रल एटम जो आयोडीन है, इसमें लोन पेयर के कैलकुलेशन करनी है। तो लोन पेयर के लिए अपने पास शॉर्टकट नोट कर दे, लोन पेयर बराबर होगा हाइब्रिडाइजेशन माइनस सराउंडिंग एटम, हाइब्रिडाइजेशन माइनस सराउंडिंग एटम।
तो आप लोगों ने इसमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर देनी है। सराउंडिंग एटम तो मुझे देख के ही पता चल रहा है कि आयोडीन के सराउंडिंग एटम में 7 जो है वो फ्लोरीन है, 7 सराउंडिंग एटम है। बट हाइब्रिडाइजेशन के लिए अपने पास फार्मूला नोट कर दे। हाइब्रिडाइजेशन बराबर होगा 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम और प्लस एनाइन माइनस केटाइन, प्लस एनाइन माइनस केटाइन। तो चले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे नहीं है, केटाइन और एनाइन तो यहाँ पे नहीं है, बट 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो आयोडीन इज अ सेंट्रल एटम और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको किससे पता चलेगा? ग्रुप नंबर से पता चलेगा। तो आयोडीन ग्रुप नंबर 7 में है, इसके वैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन है। मोनोवैलेंट एटम जो कि सिंगल बॉन्ड बनाता है, जो कि सिंगल उसकी वैलेंसी 1 हो, तो वो हाइड्रोजन हो सकता है, हेलोजन। तो फ्लोरीन जो है वो मोनोवैलेंट एटम है, तो 7। तो यहाँ पे आप लोगों के पास 1/2 और 14 इसको कैंसिल करके 7 आ जाएगा और 7 को हम लिखते हैं sp3, एक s3p और 3 जो है वो d, तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो रही है। और इसमें जो आप लोगों ने लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं तो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा है, लोन पेयर बराबर होगा हाइब्रिडाइजेशन 7 नंबर आया है माइनस सराउंडिंग एटम वो भी 7 है, तो इसमें आपके पास लोन पेयर नहीं होगा। लोन पेयर की तादाद सेंट्रल एटम के पास 0 होगी। इफ वी इंक्रीज, ओके, आपको बताया है कि अगर हम कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ा दे तो 3 टाइम्स बढ़ाने से कंसंट्रेशन आप लोगों ने इंक्रीज 3 टाइम कर देनी है। तो कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, 9 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोगों ने बताना है कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन होता तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए के ऊपर 0। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता तो फिर मैं इसको इस तरीके से लिखता, और अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता तो रेट लॉ में फिर मैं इसको इससे लिखता, और अगर ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता तो फिर मैं ए के ऊपर 3 लिखता। और ये हम फाइंड करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे पता नहीं है ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। आपको बताया है कि 3 टाइम कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो 3 पावर 0 आंसर 1 आएगा। एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यार ये तो नहीं हो सकता, 0 ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं हो सकता। चले फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक कर देते हैं, 3 टाइम्स बढ़ा दे तो 3 पावर 1 आंसर 3 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑर्डर का अगर आप 3 टाइम कंसंट्रेशन बढ़ा दे रेट भी 3 टाइम्स बढ़ेगा। बट सेकंड ऑर्डर के लिए अगर आप 3 टाइम कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो 3 का स्क्वायर ले ले, आप लोगों के पास 9 आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? आपको बताया है कि 3 टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ा दे और 3 टाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद रेट जो है वो 9 टाइम बढ़ रहा है। सो दिस वन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? ऑक्सी एसिड है। तो ऑक्सी एसिड के लिए जो एसिडिटी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एसिडिटी। इसके 3 फैक्टर है, बस पहला फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो फिर अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन को देखना है, और अगर अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन भी सेम हो तो फिर आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम चेक करनी है। तो हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एसिडिटी। तो अगर मैं इसका चेक करूं तो यार 4 ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा, इसका +2 हो जाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए सल्फर +6। इसी तरह OH -4 तो सिलिकॉन +4, और ये -6 हाइड्रोजन +1, इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन +5। तो सबसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर +6 है, तो दैट्स वाई H2SO4 जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा इसमें से। चले बाय एडिंग HCl, अगर आप लोगों ने HCl को ऐड कर दिया एक सोल्यूशन में, और अगर हम HCl को ऐड करें तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड।
तो HCl को ऐड करने के बाद यार वो तो डिसोसिएट तो होगा, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब आपको बताया है कि आप HCl को आप लोगों ने ऐड कर दिया, बता दें इनमें से किसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो सप्रेस्ड होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो अगर हम पहला वाला ऑप्शन देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास डिसोसिएट होता है, सोडियम पॉजिटिव बनता है और ClO3-1। तो यार इसमें तो कोई कॉमन आयन नहीं बन रहा, तो ये तो छोड़ दें। ऑप्शन नंबर बी, तो यार ये तो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा वाटर में, क्योंकि ये तो नॉन पोलर है। और ग्लूकोज ये तो वाटर में डिसोसिएट नहीं हो रहा, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके साथ बनाता है, ये भी जो है वो कोवेलेंट है। बट अगर हम HF को चेक करें तो HF डिसोसिएट, दिस इज अ वीक एसिड, तो ये भी हाइड्रोजन आयन और फ्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो अब आप चेक कर दे कि यहाँ पे कॉमन आयन बन रहे हैं, तो जहाँ पे कॉमन आयन बन रहे हो तो एक्चुअली वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी जो है वो सप्रेस्ड होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो डी आएगा, क्योंकि जो एसिडिटी का ऑर्डर है HI इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देन HBr, और HBr जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है HCl से, HCl इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है HF से। तो एक्चुअली कंपैरिजन इन दोनों के दरमियान हो रही है, तो HCl वो स्ट्रॉन्ग एसिड है HF से, सो दैट्स वाई अगर आप HCl को डालोगे तो HF की सॉल्युबिलिटी जो है वो फिर सप्रेस्ड हो जाएगी। विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड? जो हाइड्रोजन को जल्दी डोनेट करेगा, जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो। सो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, तो इसमें जो OH है ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, सो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, इस तरह इसका स्ट्रक्चर है। एक है आप लोगों के पास पैरा नाइट्रोफिनोल, और एक सिंपल फिनोल है। एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला है। अब आप जरा सोचें ना कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में जो नाइट्रो ग्रुप है वो उसके साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो ये वाला हाइड्रोजन रिलीज होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट ये वाला हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो सकता है क्योंकि NO2 ग्रुप जो है वो उससे दूर है। तो दैट्स व्हाई पैरा नाइट्रोफिनोल इस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। चले, अब आपका क्वेश्चन है कि अगर हम सिंपल फिनोल ले लें तो सिंपल फिनोल में भी तो सिंपल OH है, वहां पर भी तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही, तो फिर आपने फिनोल को क्यों सेलेक्ट नहीं किया? वो इसलिए क्योंकि अगर आप दोनों में फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को रिलीज करोगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो फिर ऑक्सीजन पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। बट यार यहाँ पे अगर आप पैरा नाइट्रोफिनोल से हाइड्रोजन अगर रिलीज करोगे तो फिर यहाँ पे जो कंजुगेट बेस होगा उसका नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे, और एक्चुअली NO2 जो है वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये भी इस नेगेटिव चार्ज को कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा। तो और तो पैरा नाइट्रोफिनोल का जो कंजुगेट बेस होता है ना वो एक्चुअली फिनोल से ज़्यादा स्टेबल होता है, फिनॉक्साइड आयन से वो ज़्यादा स्टेबल होता है। सो जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा वो आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो पैरा नाइट्रोफिनोल इज स्ट्रॉन्ग एसिड। हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्रोमियम? तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आप लोगों के पास 24 है, और 24 को हम लिखते हैं कि आर्गान 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आर्गान हो जाएगा, और उसके बाद 4s1 और 3d5। इसमें क्रोमियम और कॉपर वाले में आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू द हाफ फेयर डी ऑर्बिटल। आपने ऐसा नहीं लिखना कि 4s2 और उसके बाद 3d4, फिर ये गलत होगा। एक्चुअली इसमें एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो s में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन और d में जो है 5 ऑर्बिटल है, बट हुंड्स रूल के मुताबिक ये 5 ऑर्बिटल तो डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन s में अनपेयर
और 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में अनपेयर, तो टोटल क्रोमियम में 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट ई बाय एम रेशो, चले हाईएस्ट ई बाय एम रेशो बताना है, चार्ज टू मास रेशो बताना है, बट किसके लिए बताना है, कैथोड रेस के लिए बताना है। तो कैथोड रेस के लिए सब के लिए सेम होती है। आप यार डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस यूज कर दे, फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया, फॉर एग्जांपल मैंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में हीलियम गैस यूज किया, तो अगर आप वोल्टेज को ज़्यादा और प्रेशर को रिड्यूस करोगे तो ये गैस आयोनाइज हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा। इस सेम टू सेम ये गैस अगर आप आयोनाइज करें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन इससे चला जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं कि ये कैथोड रेज है। और यार दोनों गैस का जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज भी सेम है और उसका जो है वो मास भी वो सेम है। तो E बाय एम ऑफ कैथोड रेस जो है वो गैस पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, E बाय एम ऑफ एनोड रेस जो है वो फिर गैस के नेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को फिर इस पॉजिटिव इस गैसियस आयन को हम नाम देते हैं कि ये एनोड रेज है, और दोनों जो पॉजिटिव रेज है वो एक्चुअली डिफरेंट होती है। तो फिर अगर आप एनोड का E बाय एम रेशो बताओगे तो फिर मास ऑफ गैस जितना ज़्यादा होगा उसका E बाय एम रेशो जो है वो कम होगा। लेकिन एनोड का E बाय एम रेशो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उसके लिए सारे गैसेस का E बाय एम रेशो ऑफ कैथोड रेज हमारे पास सेम होती है, तो ऑल आर सेम। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर हाईएस्ट एनर्जी, इसमें एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर बताया है, इसकी आप लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट कर देनी है। सो n प्लस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। n प्लस एल वैल्यू से हम बताते हैं कि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, और यार n प्लस एल वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ना तो वो ऑर्बिटल उतना अनस्टेबल होगा, स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो इसलिए हम जो अब वो प्रिंसिपल के मुताबिक फिलिंग करते हैं, तो जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम होती है पहले उस ऑर्बिटल को फिल करते हैं। तो यहाँ पे 3, तो 3 और एक्चुअली l की वैल्यू 2 है तो 3d की बात कर रहा है। यहाँ पे 2 और l की वैल्यू 1 है तो 2p की बात कर रहा है। यहाँ पे 4 और l की वैल्यू 0 है तो 4s की बात कर रहा है, और यहाँ पे 1 तो 1 और 1s की बात कर रहा है। तो इन सब में से जो हाई एनर्जी है वो 3d की होती है। जितना n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होगा, n प्लस एल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट, आपको a वैल्यू बतानी है जो वंडरवॉल इक्वेशन में जो a की वैल्यू होती है, जो वंडरवॉल कांस्टेंट होता है, तो इसमें से एक b वंडरवॉल कांस्टेंट और एक a। तो आपको a क्या बताया है कि यार a की वैल्यू किस गैस के लिए सबसे ज़्यादा होगी। तो a की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा a की वैल्यू ज़्यादा होगी। और b की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, b इज़ डिपेंड ऑन साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ये साइज पे डिपेंड करती है। तो a की वैल्यू, चलो हमें a की वैल्यू बतानी है, तो a की वैल्यू आप लोगों ने पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये सारे गैसेस तो नॉन पोलर है, अब इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं रही। तो दैट्स वाई फिर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह कर देते हैं कि लंडन डिस्पर्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मॉलिक्यूलर वेट, यानी साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा लंडन डिस्पर्शन फोर्स ज़्यादा होगी, और मॉलिक्यूल का साइज डिपेंड करती है उसके मॉलिक्यूलर वेट पे। तो इसका 44 ग्राम है, इसका 4 ग्राम है, इसका 2 ग्राम है और इसका 71 ग्राम है। तो सबसे ज़्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्लोरीन मॉलिक्यूल में होगी, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, इसकी जो ए वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होगी। अच्छा, हाउ मेनी फ्लोराइड आयन आर प्रोड्यूस, अगर आप 156 ग्राम ले ले
कैल्शियम फ्लोराइड, तो इसमें आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन कितने एफ नेगेटिव मोल्स प्रोड्यूस होंगे। सो चले आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन की बात की है तो मैं इसको कंप्लीट डिसोसिएट कर लूँगा, इट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम +2 और 2 फ्लोराइड आयन बन रहे हैं। तो मुझे इस इक्वेशन से एक बात पता चल गई ना कि अगर आप फॉर एग्जांपल इसका 1 मोल लोगे तो 1 मोल आपको 2 मोल फ्लोराइड आयन देगा, और 1 मोल में इसका जो मॉलिक्यूलर मास है इसका 40 है कैल्शियम का, और फ्लोरीन का 18, तो 19, तो 19 और 19 38, तो एक्चुअली 1 मोल 78 ग्राम के बराबर होता है। तो मीन 78 ग्राम आपको 2 मोल फ्लोराइड आयन दे रहा है। बट अब आपको क्या कहा है कि यार आप 156 ग्राम करें, 156 ग्राम, तो आप चेक करें ना यार, इसको कंप्लीटली डबल किया है, तो 156 ग्राम एक्चुअली 2 मोल्स की बात की है। तो जब इसको डबल किया है तो यार ये भी डबल हो जाएगा। तो 1 मोल अगर 2 मोल देगा तो 2 मोल जो है वो फिर आपको 4 मोल्स फ्लोराइड आयन देगा आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी, तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट लिखते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा Q पॉजिटिव Q नेगेटिव और डिवाइडेड बाय R पॉजिटिव और R नेगेटिव। मीन चार्ज ऑफ केटाइन, जितना केटाइन का चार्ज ज़्यादा होगा लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर अगर ये नहीं है तो चार्ज ऑफ एनाइन, जितना एनाइन का चार्ज ज़्यादा होगा लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर चार्ज के लिए आप सेम है तो फिर जो है रेडियस, केटाइन का रेडियस और एनाइन के रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यार पहले चार्ज ऑफ केटाइन, तो सारे एल्यूमिनियम है सब पे +3 चार्ज है, क्योंकि एल्यूमिनियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3। ओके, ये पॉजिटिव, ये वाली बात तो सेम है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो एक फ्लोराइड, सिंपल एक की बात करनी है तो एक फ्लोराइड पे -1, तो 3 पे -3, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -2 और यहाँ पे एक नाइट्रोजन पे -2। तो यार इस पे चार्ज, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या है, वो ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है, तो AlN की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसका जो डेल्टा N की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। डेल्टा N की वैल्यू एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसका डेल्टा N की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये तो हमने डिस्कस भी किया था कि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन आया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, इसका मतलब है कि यार ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, उसमें कुछ एक्सेप्शनल भी है, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, क्योंकि जब आप इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर रहे हो तो ऑलरेडी इस पे एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने थोड़ा सा मुश्किल से ऐड कर देना है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन, ये बात याद रख कि हम हमेशा एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे तो I3 गिवन है, तो I3 जो है उसका होल ऑक्सीडेशन स्टेट वो एक्चुअली -1 के बराबर है, बट मैंने तो एक आयोडीन का कैलकुलेट करना है, तो डिवाइडेड बाई 3 करें तो एक आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सिंगल एटम की कैलकुलेट करनी होगी। विच वन इज एसिडिक इन नेचर, सो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो कंपाउंड्स एसिडिक भी होते हैं, उसका नेचर कोवेलेंट भी होता है, और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। तो आपको एसिडिक की बात की है तो यहाँ पे मैंगानीज -2 और ये +2 और ये -4 और ये +4 और ये -8, ये +1 और ये मैंगानीज +7, तो सबसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है।
ये एसिडिक भी होगा, ये कोवेलेंट भी होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। चले, अब आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बताई है कि अगर वो Z से कम हो, ठीक है, Z से उसकी वैल्यू 1 से कम हो, 1 से उसकी वैल्यू कम है, और आपने बताना है कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। सो यार अगर Z की वैल्यू इक्वल टू 1 होना, तो इधर से मुझे कुछ बातें समझ आ जाएगी कि यार ये गैस आइडियल होगा, Z इक्वल टू 1। उस टाइम अगर गैस आइडियल होगा तो PV इज इक्वल टू nRT होगा, और उस गैसेस में नो इंटरेक्शन, क्योंकि आइडियल गैस है तो इंटरेक्शन नहीं होगा, नो इंटरेक्शन। चले, अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल Z की वैल्यू 1 से कम आ जाए, अब दो सिचुएशन है, और फॉर एग्जांपल अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए। अब अगर Z की वैल्यू 1 ना होना तो इसका मतलब ये है कि यार वो गैस पे रियल बिहेवियर शो करेगा, वो गैस रियल होगा। अब 1 ना हो तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो Z हम कैलकुलेट करते हैं, Z बराबर होता है PV डिवाइडेड बाय nRT के, और हम इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी लिखते हैं, Z बराबर होता है V ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय V ऑफ आइडियल गैस के बराबर होगा। चले, अब आप जरा यहां पे देखें ना, मैंने कहा कि Z की वैल्यू यार 1 से कम आएगी, 1 से कम तब आएगी ना, तब आप मुझे क्या कहोगे कि ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर वालों से बड़ी होगी, तो फिर PV इज लेस देन nRT होगा। फिर आप लोगों के पास दूसरा मुझे क्या कह सकते हो, अगर 1 से कम आ रही है तो मीन ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर वालों से बड़ी होगी, तो फिर P रियल इज लेस देन V आइडियल होगा। और यहां पे कुछ इंटरेक्शन होगा तो कौन सी फोर्सेस डोमिनेंट होगी, उस टाइम अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होगी, उस गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेंट होगी, और इसको हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन होगा, और वो फिर 1 से ग्रेटर वाला उसके फिर अपोजिट ले ले। तो अब आपसे पूछा है Z की वैल्यू 1 से कम है ना, तो V रियल इज लेस देन V आइडियल, हाँ ये तो ठीक है, गैसेस में नेगेटिव डिविएशन ये भी ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेज ये भी डोमिनेंट है, गैस बिहेव आइडियली ये बात गलत है, क्योंकि आइडियली तो आपके पास तब बिहेवियर शो करेगा जब Z की वैल्यू 1 हो, जब 1 ना हो तो वो तो आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक्चुअली आपने तो इनकरेक्ट फाइंड करना था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक होगा। एंथैल्पी चेंज इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एंथैल्पी चेंज ऑफ एलिमेंट्स, एंथैल्पी चेंज ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम सोडियम देखें तो सोडियम मुझे नेचुरल स्टेट में उसका सॉलिड है, तो इसका तो डेल्टा एन, अगर सोडियम नेचुरल स्टेट वो सॉलिड हो तो डेल्टा एन 0 होगा। ब्रोमीन अगर मैं देखूं तो वो यार नेचुरली लिक्विड फॉर्म में Br2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये एक्चुअली इसका भी 0 होगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड ये तो एलिमेंट नहीं है, हाँ नेचुरली ये गैस फॉर्म में है, बट दिस इज अ कंपाउंड, और हम कहते हैं कि एंथैल्पी चेंज ऑफ एलिमेंट इन देयर नेचुरल स्टेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आती है वो 0 नहीं होगी, बिकॉज ये तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो इसकी कुछ ना कुछ एंथैल्पी वैल्यू मस्ट होगी। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन से कम है। एक एक्सेप्शनल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ग्रुप नंबर 7 से, तो ये ग्रुप 7 है। एक ग्रुप 6 से भी एक्सेप्शनल है, और पीरियड 2 से भी एक्सेप्शनल है, पीरियड 3 से भी एक्सेप्शनल मौजूद है। बट ग्रुप नंबर 7 में अगर आप फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें तो फ्लोरीन की कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ये स्मॉल साइज की वजह से, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, और अगर इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए नेगेटिव चार्ज तो, और अगर क्लोरीन का साइज जो है उसमें अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए ना नेगेटिव चार्ज,
तो साइज बड़ा होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन नहीं होती, बट फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगी। सो यार N9 की स्टेबिलिटी जो नेगेटिव चार्ज होगा ना, N9 की जो स्टेबिलिटी होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना साइज बड़ा होगा वो वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, वो वाला N9 जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, विच वन इज क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ आप लोगों ने आना है। कौन सा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है? जिसमें आप परसेंटेजेस या जिसमें आप मास की बात करते हो। तो फ्लेम टेस्ट ये तो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है, इसमें तो आप सिंपल बेसिक रेडिकल फाइंड करोगे। दिस इज अ बेसिक रेडिकल के लिए ये वाला टेस्ट होता है। तो इसमें तो आप लोगों ने सिंपल बेसिक रेडिकल की डिटेक्शन करनी है। दिस इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस ये भी आपके पास बेसिक और एसिडिक दोनों रेडिकल के लिए होता है, बट ये भी आपके पास एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। इसमें भी आप लोगों ने सिंपल डिटेक्शन करनी है। लेकिन स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है इसमें आप अमाउंट की बात करते हो। स्टाइकोमेट्री को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। और अमाउंट जो है वो यहाँ पे हम अमाउंट की बात करेंगे, और अमाउंट मोल भी हो सकता है, अमाउंट जो है वो कुछ वॉल्यूम भी हो सकता है, अमाउंट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, और अमाउंट जो है वो मास भी हो सकता है। तो स्टाइकोमेट्री जो है वो एक्चुअली स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। अच्छा, हाउ मेनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट? टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेट कर देने हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से। तो एक्चुअली ऑक्सीजन 2 एटम से मिलके बना है, और अगर हम एक का एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे के एटॉमिक नंबर 8 है, सो 1s2 और 2s2 और 2p4। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और p में जो है वो हुंड्स रूल के मुताबिक फिलिंग कर ले, और फिर ये। तो अगर ऑक्सीजन के एक एटम में जो 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो रहे हैं ना, उसके लिए टोटल कितने ऑर्बिटल चाहिए? उसके लिए टोटल जो है वो 5 ऑर्बिटल चाहिए, 5 ऑर्बिटल्स। सो यार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, तो वो तो 2 ऑक्सीजन है, तो उसके साथ 5 ऑर्बिटल और ऐड कर दे, क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। तो 10 जो है वो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन में होंगे। उस 10 में से 5 जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, और 5 जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। विच वन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? तो चले यहाँ पे मुझे रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है विच एट सेल्फ खुद ऑक्सीडाइज होगा, एट सेल्फ ऑक्सीडाइज। और जब हम ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन करते हैं एट सेल्फ ऑक्सीडाइज, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल ऑक्सीडेशन। तो इसमें हाइड्रोजन तो सबके पास है क्योंकि एसिड है, और एसिड यार हाइड्रोजन रिलीज करेगा। बट अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करें ना, एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करें, तो इनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर HBr होगा, फिर HCl, और सबसे वीक एसिड वो HF होगा। वो इसलिए क्योंकि HI का जो साइज है वो सबसे बड़ा होगा, उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और HF का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है। तो ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो जब स्ट्रॉन्ग है तो ये हाइड्रोजन रिलीज होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट ये वाला बॉन्ड जो है वो वीक है। तो HI का जो हाइड्रोजन है वो आसानी से रिमूव हो सकता है, आसानी से रिलीज हो सकता है। तो यहाँ पे डिफिनीशन हमने क्या लिखा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल ऑक्सीडेशन।
तो ये HI से हाइड्रोजन सबसे जल्दी रिमूव होगा, ये सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को सबसे जल्दी रिड्यूस करेगा। तो HI इस केस में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, अच्छा ये बात याद रखें कि अगर इंटरनल एनर्जी की बात की हो और आइडियल गैस की बात की हो, स्पेसिफिकली आइडियल गैस, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस वो सिंपल डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर आपके पास आइसोथर्मिक प्रोसेस हो, अगर आप टेम्परेचर को चेंज ना करें, आइसोथर्मिक प्रोसेस हो, तो उस टाइम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो आइसोथर्मिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज ज़ीरो होगा। आइडियल गैस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। विच वन इज नॉट, अच्छा यहां पे लिखा है ना नॉट, नॉट एब्सोल्यूट जीरो, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर उसे कहेंगे जिस पे गैस का जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाता है। तो एक्चुअली इसमें सारे के सारे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, क्योंकि -273 डिग्री वो 0 केल्विन के भी बराबर है, और -273 डिग्री इतने फ़ारेनहाइट के भी बराबर है, क्योंकि आप कन्वर्ट कर ले डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 1.8, और इसी तरह केल्विन बराबर होगा डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो आप डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर दे, यहाँ पर भी पुट कर दे, ये भी ऑप्शन आ जाएगा, ये भी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सब को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, बट आपको लिखा है कि नॉट एब्सोल्यूट जीरो, तो यहां पे नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगा। विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, वो आपको बताया है कि किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है। हाँ, इन सब पे डिपेंड तो करता है, बट मुझे सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बताना है। सो ये बात याद रखिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने स्ट्रांग होंगे उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, वो मॉलिक्यूल डिफिकल्टली फ्लो करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, जितना बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, वो डिफिकल्ट फ्लो करेगा। बट आप टेम्परेचर को जितना बढ़ाओगे ना, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वहां पे ब्रेक हो रहे हैं, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी फिर विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर के फिर वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शन है, डिपेंड तीनों पे करता है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शन सिर्फ टेम्परेचर पे होगा। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस, अच्छा प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, पी से के शेल में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, कितने स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगे। सो के शेल पहला शेल है के एल एम एन ओ एन पी, तो इसका मतलब है कि यार 1 2 3 4 5 और 6 शेल से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है 1 शेल में, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगे। तो इसके लिए अपने पास 2 शॉर्टकट नोट कर ले, या तो सिंपल इस तरह कर लेना कि सबसे लास्ट वाला नंबर को कैंसिल करके बाकी सबको ऐड कर दे। तो 1 2 3 6 10 टोटल 15 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे। तो एक तो ये एक शॉर्टकट होगा, और या दूसरा आप फार्मूले से भी कर सकते हैं कि मैं लिखूँ n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और n2 क्या है, वो हाई एनर्जी लेवल मीन 6 शेल है, p जो है 6 शेल, 6 माइनस 1 और यहाँ पे 6 माइनस 1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल, वहाँ से 5 मल्टीप्लाई बाई 6 और यहाँ पे 2, तो 30 डिवाइडेड बाई 2, वही आंसर आप लोगों के पास 15 आएगा। तो अगर P से K शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उससे 15 स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। विच वन इज नॉट, अच्छा दोबारा आपको बताया है नॉट डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम ना हो, मीन नॉट डीजेनरेट उसे कहते हैं जो कि जिसकी एनर्जी सेम होगी। सो P ऑर्बिटल, तो P में यार अगर मैं 2p ले लूँ 3p ले लूँ
तो p के अंदर जो 3 ऑर्बिटल है इन सब की एनर्जी सेम होती है, क्योंकि इसकी n+l वैल्यू सेम है, इसकी n वैल्यू सेम है, तो ऑटोमेटिकली इसकी एनर्जी सेम होगी। 3d ऑर्बिटल, 3d में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, इन सब की एनर्जी सेम होगी, क्योंकि इसकी n वैल्यू भी सेम है, इसकी n+l वैल्यू सबके लिए सेम होगी। और sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो यार हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का जो डिफिनीशन है वो तो हम इसी तरीके से करेंगे कि मिक्सिंग के बाद वो जो ऑर्बिटल बनाते हैं उसकी एनर्जी तो सेम होती है। तो इन सब को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, इन सब को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, तो दैट्स व्हाई यहां पे ऑप्शन नन आएगा। हाउ मेनी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, तो ये तो आसान है, क्यूबिक क्रिस्टल में 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अच्छा, आपको एक 2 रिएक्शन गिवन है और उसमें बताया है कि इसमें कौन सा एटम रिड्यूस हो चुका है। रिड्यूस का मतलब होगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉल रिडक्शन। सो पहले अगर आप देखें ना, क्लोरीन नेगेटिव से चला गया है 0 में, तो नेगेटिव कम है, 0 ज्यादा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन तो ऑक्सीडाइज हो, मीन Cl नेगेटिव वो तो ऑक्सीडाइज हो चुका है, वो तो छोड़ दें। यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, हाइड्रोजन +2, मीन एक हाइड्रोजन का +1। तो हाइड्रोजन को चेक करें, हाइड्रोजन पॉजिटिव से चला गया है 0 में, तो पॉजिटिव से 0 मीन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक्चुअली इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो चुका है, हाइड्रोजन आप लोगों के पास रिड्यूस हो गया है। वंडरवॉल इक्वेशन एक्ट एज आइडियल गैस। वंडरवॉल इक्वेशन आइडियल गैस कब, वो आइडियल गैस इक्वेशन कब एक्ट करेगा, जब ए और बी की वैल्यू 0 होगी, तब आइडियल गैस होगा। लेकिन चले दूसरे ऑप्शन भी है, अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा करोगे और प्रेशर को कम करोगे, तो यार टेम्परेचर ज्यादा होने से मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, तो जब दूर जाएंगे अट्रैक्शन नहीं होगी, आइडियल गैस होगा। प्रेशर कम करोगे तो हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे रियल कन्वर्ट होगा आइडियल में, और लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे आइडियल कन्वर्ट होगा रियल में। अच्छा, अब आपको केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक Kc की वैल्यू गिवन है 8 है, और आपने इन दूसरे रिएक्शन का Kc वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ रिएक्शन। तो यार इस रिएक्शन के साथ 2 काम हो गए हैं। पहला, यार पहले आप चेक करें HI रिएक्टेंट में था, प्रोडक्ट में है, तो मेन रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है। और दूसरा, इस रिएक्शन को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया है, तो मल्टीप्लाई विद 2, रिएक्शन को रिवर्स भी किया है एंड मल्टीप्लाई विद 2 भी किया है। तो Kc वैल्यू मूड ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। तो अगर आप Kc को रिवर्स करोगे ना, अगर आपने सिर्फ इक्वेशन को रिवर्स किया है, तो ऑटोमेटिकली उसकी Kc वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी। तो 8 है तो ये 1/8 हो जाएगा। और आप जिस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी फिर किया है, तो अगर आप जिस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो यार वो नंबर Kc के पावर में फिर जाएगा। तो द आंसर इज 1/64। अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर फिर Kc के पावर में जाएगा। आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, लिक्विफाई क्यों नहीं होता? तो यार लिक्विफाई तब होगा ना जब गैसेस में अट्रैक्शन फोर्सेस हो। तो अट्रैक्शन फोर्सेस में मॉलिक्यूल करीब आएंगे, और जिसकी वजह से जब मॉलिक्यूल करीब आएंगे तो वो दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पहले क्या है, फोर्स ऑपरेटेड बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है आइडियल गैस के मुताबिक। तो जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे और वो लिक्विफाई नहीं होंगे। चले, एक सर्टेन गैस 3 टाइम लॉन्गर एज फ्यूजन आउट ऑफ हीलियम अकॉर्डिंग टू
ग्राम ला R1 R2 डिवाइडेड बाय M2 और M1 बताया है कि गैस है और हीलियम इससे 3 टाइम तेज़ जा रहा है, तो ऊपर मैंने लिख लिया हीलियम हीलियम डिवाइड बाय R अननोन गैस है, ठीक है, और यहाँ पे M2 अननोन गैस और यहाँ पे M हीलियम। सो हीलियम 3 टाइम फास्टर जा रहा है, तो अगर हीलियम 3 टाइम फास्टर जाएगा तो वो दूसरा 1 टाइम होगा, और हीलियम का जो मोलर मास है वो 4 और M2 दूसरा गैस कैलकुलेट कर देना है। सो मैंने तो ये कैलकुलेट कर देना है, तो स्क्वायर ले लें 3 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास M2 डिवाइडेड बाय 4, तो स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से 3 स्क्वायर 9, 9 के साथ 4 मल्टीप्लाई करें, द आंसर इज़ 36। तो उस दूसरे गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास जो है वो 36। If absolute temperature of gas is double and pressure increase 4 times, वॉल्यूम क्या होगा? तो यार वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, RT हमारे पास कॉमन, ये तो कांस्टेंट है, तो चले V बराबर हो जाएगा T डिवाइडेड बाई P के। अब क्या बताया है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल, तो T2 है, एंड प्रेशर इज इंक्रीज 4 टाइम, तो 4 कैंसल, द वॉल्यूम बिकम हाफ 1/2। एट विच टेम्परेचर, अच्छा बोथ फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड किस टेम्परेचर पे बराबर होगा? सो -40। इधर आप ऐसा करेंगे ना कि इसमें ये फार्मूला है, वाहिद -40 ऐसा वो है डिजिट है जिसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री बराबर होती है। अगर आप यहाँ पे -40 पुट करें, फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल लें, डिवाइडेड बाय 1.8, मल्टीप्लाई करें इसके साथ 1.8 मल्टीप्लाई करें, फ़ारेनहाइट -32, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -72, और फ़ारेनहाइट -32, फ़ारेनहाइट निकालना है तो -32 को इधर शिफ्ट कर दे, प्लस हो जाएगा, सो -72 + 32 आपके पास -40 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो -40 डिग्री और -40 फ़ारेनहाइट वो एक दूसरे के बराबर होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड नॉट पॉसिबल? हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल, तो फोन होना चाहिए और उसके साथ इलेक्ट्रॉन, उसके साथ हाइड्रोजन का डायरेक्ट कनेक्शन, फोन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और इसी के साथ हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विथ फोन, तो यार इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, फोन फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन भी है, और वो हाइड्रोजन उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड भी है। विच आर द फॉलोइंग सीरीज इज विजिबल रेंज? विजिबल रेंज में कौन सा सीरीज आएगा? इसके लिए शॉर्टकट है लव BV, बाकी सब इंफ्रारेड। तो लेमन का सीरीज आ रहा है यूवी रेंज में, लेमन का जो सीरीज है वो विजिबल यूवी रेंज में आ रहा है। बी मीन बाल्मर का जो सीरीज है वो विजिबल रेंज में आ रहा है, और बाकी सारे जो है वो इंफ्रारेड, तो करेक्ट ऑप्शन इज बाल्मर। नंबर ऑफ नियॉन मॉलिक्यूल्स, ओके, अगर आप 5.6 लीटर ले ले, उसमें नियॉन के कितने मॉलिक्यूल होंगे? सो यार वी नो डेट, अगर मैं 24.4 8 बताया है ना, 22.4 लीटर ले लूँ तो उसमें मुझे नियॉन के मिलेंगे एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ये तो एक कांस्टेंट रिलेशन है। अब आपको बताया है कि यार आप 5.6 लीटर ले ले तो इसमें नियॉन के कितने मॉलिक्यूल होंगे? x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आई थिंक ये ऑप्शन डी में भी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। चले आइडेंटिफाई रॉन्ग कॉम्बिनेशन, रॉन्ग कॉम्बिनेशन आपने बतानी है,
और पहले प्रिंसिपल क्वांटम वैल्यू गिवन है, फिर एज़ामुथल क्वांटम वैल्यू गिवन है और फिर मैग्नेटिक क्वांटम वैल्यू गिवन है। रॉन्ग कॉम्बिनेशन बतानी है तो यार हमेशा ये बात याद रख के हमेशा n की वैल्यू l से बड़ी होनी चाहिए, l ऑलवेज ग्रेटर देन l। तो यार n l से बड़ी है, ठीक है, n l से बड़ी है, n l से बड़ी है, n l से बड़ी है। हाँ, पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है सारे। और दूसरा अपने पास याद रखे m की जो वैल्यू है वो इस रेंज के अंदर होनी चाहिए। तो आप जरा सोचें ना कि अगर L 0 है, L 0 तो 0 0 0 मीन हाँ M भी 0 होगा, ये बात तो ठीक है। अगर यार L 2 है ना 2, तो अगर मैं 2 पुट करूँ -2 -1 0 +1 +2 तो M की वैल्यू क्या है -2। हाँ बिल्कुल आ रही है, ये भी सही है। और अगर N 1 है, L जो है L क्या है, L 1 है ना, तो चले देखिए L 1 है तो -1 0 +1 तो M क्या होगा 0। हाँ ये भी सही है। बट अगर L 1 है तो यार L 1 है तो M जो है या तो -1 होगा या 0 होगा या +1 होगा, 2 तो आ ही नहीं सकता। तो दैट्स वाई D जो है वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन होगा। n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l और m की वैल्यू इस रेंज के अंदर आनी चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। सो यार नीचे जो है वो एटॉमिक नंबर मीन प्रोटॉन की तादाद इसमें 31 है और ऊपर से नीचे माइनस कर दे वो न्यूट्रॉन हो जाएगा। बट ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो यार इसमें पहले अगर ये +3 नहीं था ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 31 थे, बट अब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन रह गए हैं +28। अच्छा, इफ L इज इक्वल टू 3, अगर L की वैल्यू 3 हो तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में लोकेट करेगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि n की वैल्यू हमेशा यार L से बड़ी होनी चाहिए, ऑलवेज L ग्रेटर देन L। तो यहाँ पे K शेल के लिए N1 है, ये तो नहीं हो सकता। L शेल के लिए N2 है, ये भी नहीं हो सकता। M शेल के लिए मीन थर्ड शेल है, N3 है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बराबर है। बट N जो है N4 है, 4 शेल, तो हाँ ये हो सकता है। 4 शेल में फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो लोकेट करेगा। थैंक यू।